हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, इसमें मैंने 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये सुपर टेट के लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। पुर्तगालियों ने भारत में जो है प्रथम दुर्ग का निर्माण दोस्तों वो केरल राज्य के कोचीन में किया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, केरल राज्य के कोचीन में किया। और दोस्तों, कब किया इस दुर्ग का निर्माण? तो 1503 ईस्वी में। और 1503 ईस्वी में दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था, जब ये गवर्नर नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये गवर्नर कब बनकर आया भारत में? पुर्तगाली गवर्नर दोस्तों बनकर ये भारत में जो आया वो 1509 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। दोस्तों, यहाँ पर जो है यूरोपीय शक्तियों का भारतीय व्यापार के आगमन का क्रम बताना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इन ऑप्शन में से सही कोड को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। ए पुर्तगाली, बी डच, सी अंग्रेज, डी फ्रांसीसी। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पहला जो पुर्तगाली था जो भारत आया था वो 1498 में आया था। ठीक है दोस्तों, कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, जो कि केप ऑफ गुड होप से होता हुआ आया था। और दूसरे नंबर पे दोस्तों डच थे। डच कब आए थे दोस्तों? तो ये डच जो आए थे दोस्तों 1595 में आए थे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। और अंग्रेज जो आए थे दोस्तों वो 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी जो आए तो दोस्तों वो 1664 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनका जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है इन क्रम को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए सभी युद्धों में से जो सबसे ज़्यादा निर्णायक था, सर्वाधिक निर्णायक था, वो बक्सर का युद्ध था। दोस्तों ये जो था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। किन किन लोगों के बीच हुआ था? तो दोस्तों इनको भी याद रखना। दोस्तों, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम, ये तीनों लोग एक तरफ थे। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करने वाला था दोस्तों वो मेजर हेक्टर मोनरो था, और उसने तीनों लोगों को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने बिहार की भी दीवानी और उड़ीसा इन तीनों की जो है स्थायी रूप से दीवानी प्रदान कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। इस समय जो गवर्नर था तो उसको भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है दोस्तों, कौन था? लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 5 है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था दोस्तों वो मीर जाफर था। दोस्तों बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया। वो भी किसके बीच? मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला
और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। और दोस्तों अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करने वाला था वो कौन था? मेजर हेक्टर मोनरो था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, वांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया? ब्रिटिश ने डच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया? दोस्तों वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच या फ्रांसीसी सेना को हराया था। और दोस्तों ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला जो था वो आयरकोट था, और फ्रेंच सेना का जो नेतृत्व करने वाला था वो काउंट डी लाली था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों इसका आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। और किनके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। और इसका हार का जो मुख्य कारण था वो हार का मुख्य कारण का सेनापति मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, स्टैटिक रैम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल। तो कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच अत्यधिक तेज कार्य करने वाली मेमोरी होती है, जो कि छोटे आकार की मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 9 है, संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को, 3 नवंबर को, 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। दोस्तों कंप्यूटर का जो हिंदी अर्थ होता है वो संगणक होता है, और कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम? दोस्तों रक्तदाब कहें या बीपी, ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र का नाम बताना है। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। रक्तदाब या बीपी नापने का जो यंत्र है वो स्पेग्नोमीटर है। ठीक है दोस्तों। जबकि बैरोमीटर जो है दोस्तों वो वायुमंडलीय दाब के लिए है, और लैक्टोमीटर जो है दोस्तों वो दूध के घनत्व को नापने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्सेक जो मात्रक है वो किसका है बताना है? खगोलीय दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। पार्सेक मात्रक जो होता है वो खगोलीय दूरी नापने के लिए होता है। दोस्तों एक पार्सेक बराबर जो होता है वो 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि एक पार्सक जो है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में लाइट ईयर। ठीक है दोस्तों। तो 3.25 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 10⁻⁹ तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों सब सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। मीटर के बाद आता है डेसी, और डेसी के बाद आता है सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों अगर 100 को तोड़ें तो 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर इसके ऊपर एक घात लगाएं तो 10 की घात 1 हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको मालूम होगा कि गुणे में जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं? जुड़ती हैं ना। गुणे में घातें अगर होती हैं तो वो जुड़ती हैं। 1 1 2 घातें हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, 10⁻² हो जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये माइनस की है घात, और ये क्या है दोस्तों? प्लस का है, तो माइनस और प्लस जो हैं वो घट जाएंगे। -9 में से अगर प्लस के 2 घटाए जाएंगे तो 7 बचेंगे। किसके? माइनस के 7। ठीक है दोस्तों। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। एड्रीनेलिन जो है हार्मोन
वो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। दोस्तों ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो एड्रिनल मेड्यूला में स्रावित होने वाला हार्मोन है। दोस्तों ये जो हार्मोन होता है वो हृदय की गति में वृद्धि करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है यकृत में, गुर्दे में, अग्नाशय में, पिट्यूटरी में। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों मानव हार्मोन इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, लैंगरहैंस की कोशिकाओं या ऑवलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। और दोस्तों इससे संबंधित और फैक्ट देख लीजिए क्योंकि ये भी फैक्ट पूछे जाते हैं। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इसका जो दूसरा नाम होता है पेप्टाइड हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। और इंसुलिन में जो तत्व पाया जाता है वो जिंक तत्व पाया जाता है। और दोस्तों इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मानव हार्मोन इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है घास से, धान के खेतों से, वृक्षों से, शैवालों से। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि समुद्री शैवालों से ही अधिक ऑक्सीजन क्यों उत्पादित होती है। दोस्तों पृथ्वी पर जो है 90% प्रकाश संश्लेषण का भाग जो है जलीय पौधों और समुद्री शैवालों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोस्तों 85% जो प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण का वो समुद्री शैवालों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के 85% भाग का प्रयोग समुद्री शैवाल द्वारा किया जाता है दोस्तों, यही कारण है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी इन्हीं के द्वारा जो है उत्सर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है वो बताना है। एथिलीन, साइटोकाइनिन, एबिसिकम, ऑक्सिन। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो कि गैसीय स्थिति में पाया जाता है। और दोस्तों ये जो पादप हार्मोन है फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्टली पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है ये बताना है। विषाणु से, जीवाणु से, लाइकेन से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लिटमस अम्ल जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और दोस्तों ये जो है थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एस्किमो या इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, ये बताना है। ग्रीनलैंड में, कनाडा में, अलास्का में या स्वीडन में। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। जबकि दोस्तों ये एस्किमो या इनुइट जाति जो है ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का उच्च अक्षांशीय शीत प्रदेशों में जो है पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि एस्किमो या इनुइट जो है लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें से आपको कनाडा मिल सकता है या ग्रीनलैंड मिल सकता है या अलास्का, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, सवाना घास का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सवाना घास, सब आना घास का जो सर्वाधिक विस्तार है वो अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये बताना है। भील, गोंड, संथाल या थारू। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजात है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है दोस्तों दूसरे नंबर पर गोंड। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर पे जो है भील जनजात है और जो सेकेंड नंबर पे है वो गोंड जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। अगर आपने आंसर दिया है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा हो या विषुवत रेखा और कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने और किया था कि सवाना घास, सबसे ज़्यादा जो विस्तार है सवाना घास का वो कहाँ पे है,
अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं आप लोग। और दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा है इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।